हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका 15 डेज सीरीज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टर सीरीज के इस सेकेंड डे के लेक्चर में। टीचिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पर कवर किए थे। आज हम देखेंगे टीचिंग पार्ट 2, जिसमें हम टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, माइक्रो टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इन टेक्निक्स को भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। टीचिंग मेथड्स आपके डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइप्स ऑफ टीचिंग। अब टाइप्स ऑफ टीचिंग हमने देखी थी आपकी 3 तरीके की होती हैं: ऑटोक्रेटिक टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग एंड लेजर स्फीयर टीचिंग। ऑटोक्रेटिक टीचिंग जिसमें हमने देखा था राजतांत्रिक, यानी यहाँ पर टीचर जो होता है वो सेंटर में होता है। डेमोक्रेटिक में टीचर और स्टूडेंट दोनों की इंटरेक्शन होती है, ठीक है, और दोनों को ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। और लेजर स्फीयर में हमने देखा था सिर्फ स्टूडेंट सेंटर में होता है, टीचर सिर्फ गाइड करता है। हमारे जो टीचिंग मेथड्स होंगे वो भी इनके अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं। चेक करते हैं हम। सबसे पहले देखिए आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स। एक क्लासिफिकेशन तो आपका ये हो सकता है जिसमें हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है, वे आपका टेलिंग मेथड्स हो सकता है, यानी कि हम बोलचाल करके कैसे पढ़ा रहे हैं, जिसमें लेक्चर, Q&A, डिस्कशन सेशन आ जाएगा। दूसरा है शोइंग मेथड। शोइंग मतलब आप कुछ चीज दिखा रहे हो, जिसमें आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आ जाएगा। तीसरा है डूइंग मेथड, जिसमें आपके करने वाली सारी क्रियाएं वाले मेथड्स आ जाएंगे, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और आपका चौथा है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल मेथड, जहां पर बच्चे को अपनी थिंकिंग का यूज करना पड़ रहा है, जैसे एनालिसिस, सिंथेसिस, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये वाली टेक्निक्स। तो एक तो आपका कैटेगराइजेशन का ये तरीका हुआ, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या तरीके हो सकते हैं, देखो यहाँ पर है आपका स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक है। स्टोरी टेलिंग मेथड क्या है आपका, ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। ये बेसिकली आपकी छोटी कक्षाओं में इस्तेमाल किया जाता है। टीचर सेंटर्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किस तरह की स्टोरी बच्चों को बतानी है, किसके स्टोरी के द्वारा में क्या सिखाना है बच्चों को, ये यहाँ पर टीचर डिसाइड करती है। अब स्टोरी टेलिंग मेथड्स में जो कि लोअर क्लासेस में यूज किया जाता है, इसकी मेरिट्स क्या है, बच्चों की इमेजिनेशन डेवलप होती है, ठीक है। बच्चे जो है कल्पना क्षमता उनकी, उसका विकास होता है। हम जब बच्चे को कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो बच्चा अपने माइंड में उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करता है। कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है, ध्यान पूर्वक बच्चे सुनते हैं। वोकेबुलरी इंक्रीज होती है, कई सारे वर्ड्स जो है, नए टर्म्स बच्चे को समझ में आते हैं या यहाँ पर बच्चे को जानने को मिलते हैं। इंटरेस्ट, रुचि का विकास होता है। और हम हमेशा स्टोरी के एंड में क्या बोलते हैं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जब आप इस तरह की बातें बच्चों को बताते हैं, कोई ना कोई वैल्यू आप लास्ट में अगर बच्चे को बताते हैं, तो बच्चे की मॉरल वैल्यूज भी यहाँ पर डेवलप होती है। इसके बाद देखेंगे टेक्स्ट बुक मेथड, जो कि क्या है, पाठ्य पुस्तक विधि। जी हाँ, पाठ्य पुस्तक भी क्या है, टीचिंग एड भी है। और अगर आप टेक्स्ट बुक यूज करके बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो ये आपकी टेक्स्ट बुक मेथड में आ जाएगी। पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं आपकी, स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर टीचिंग की जो आपके जितनी भी आपके किताबें हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती है, एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉपर जो है स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसको यूज करती है। फिर देखिए इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कैसे, कि आपको जो भी आप कक्षा के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। बच्चे के लिए वो एग्जाम्पल्स जो है वो उसे ऐसे लगने चाहिए कि उनके बारे में उसे सुन रखा है। अगर आप एक छोटी कक्षा के क्लास जो आपकी पाठ्यपुस्तक होगी उसमें कोई हायर लेवल का एग्जाम्पल डाल देंगे तो बच्चे के समझ में ही नहीं आएगा। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का हमें प्रयोग करना है। शिक्षक किताबों को पढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाते हुए चलते हैं, ये आपका टेक्स्ट बुक विधि में किया जाता है। और दूसरी चीज अच्छी यहाँ पर ये है कि बच्चा खुद भी सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, घर पर जाकर खुद से भी इसे पढ़ सकता है। नेक्स्ट है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड भी क्या है आपका, टीचर सेंटर्ड मेथड है। सबसे पुरानी विधि है, ट्रेडिशनल है, ओल्डेस्ट है। लेक्चर मेथड के फायदे क्या है, देखो शिक्षक यहाँ पर व्याख्यान देते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर एक साथ पढ़ सकते हैं। लेक्चर मेथड इसीलिए सिंपल और ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कक्षा में आपने बहुत सारे बच्चों को बिठा दिया और आप एक साथ लेक्चर दे रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को आपको एक साथ पढ़ाना होता है, तो लेक्चर मेथड काफी सुविधाजनक रहता है। व्याख्यान जो होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, सिक्वेंशियल होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं। देखो इस लेक्चर मेथड में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, बच्चों को अटेंटिव रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें तभी हो पाएगा जब टीचर का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। वो हो सकता है आपने कंटेंट को सिक्वेंशियली डिवाइड किया हुआ है, आप लॉजिकल रूप से उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं,
इसके अलावा लेक्चर मेथड में बच्चों को अटेंटिव रखने के लिए आप क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, इससे बच्चे अटेंटिव रहते हैं। कम समय में पूरा टॉपिक आंखों के सामने आ जाता है और सस्ता तरीका, कॉस्ट फ्रेंडली मैंने आपको बताया। दोष क्या है, ये बोरिंग हो सकता है। अगर टीचर जो है वो अच्छी तरीके से लेक्चर डिलीवर करने में सक्षम नहीं है तो ये बोरिंग हो जाएगा। करके सीखने के सिद्धांत का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा पारंपरिक अवधारणा है, बहुत ही पुरानी विधि है और बच्चे यहाँ पर सिर्फ पैसिव लिसनर्स की तरह, निष्क्रिय श्रोता की तरह एक्ट करते हैं। व्यक्तिगत अंतर पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता। इंडिविजुअली किस बच्चे के क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इस पे यहाँ पर इस मेथड में ध्यान दे पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये थोड़ा आपका लेक्चर मेथड से अच्छा है। आपने क्या किया, बच्चों को लेक्चर तो दे रहे हैं, साथ ही साथ आपने क्या किया, मतलब खाली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर बच्चे को वो चीज प्रोसेस करके भी दिखा रहे हैं। ठीक है, आपने बच्चों के हाथ में डायरेक्टली वो चीज नहीं दी, कोई एक्सपेरिमेंट है, आप चाहते हैं कि बच्चे इसको देखें भी, तो आपने बच्चों को क्लासरूम में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखा दिया, तो वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। ज्यादातर साइंस में यूज होता है। फिर अगर आप ट्यूटोरियल मेथड पर आए, ट्यूटोरियल मेथड क्या है आपका, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, क्यों, क्योंकि क्लास यहाँ पर क्या है, होमोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है, यानी आपके सजातीय समूह, यानी एक जैसे आपके जो मिडिल लेवल वाले बच्चे हैं उनको एक साथ आपने ग्रुप कर दिया, और इसके बाद आपने या सिमिलर एबिलिटी वाले बच्चों को एक साथ ग्रुप कर दिया, और इंडिविजुअली आप एक एक ग्रुप के पास जाकर बच्चों को बता रहे। ठीक है, तो कक्षा में एक तो हो गया सारे बच्चे अलग अलग बैठे हुए हुए, तो इंडिविजुअली हर बच्चे के पास जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए। आपने कहा ए बी सी डी, आपने ग्रुप बना दिए, और आपने कहा ए वाला ग्रुप तो काफी इंटेलिजेंट वाला ग्रुप है, बी जो है थोड़ा एवरेज है, सी बिलो एवरेज है, डी वाले जो है थोड़े वीक है। अब आप क्या करोगे, जब आपने कोई टास्क दिया है तो आपको ए वालों को तो बस खाली हिंट दे देना, आपने कहा बस यहाँ पर मैं हिंट देके आगे बढ़ सकती हूँ। बी वालों को आपने थोड़ी और चीजें बताई जिसमें वो वीक है उनको बता दिया। ठीक है, यहाँ सी पे गए, फिर डी पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर सबसे वीकेस्ट है तो उनको ज्यादा समय दे सकते हो, इंडिविजुअली यहाँ पे आप उनको ज्यादा अटेंशन दे सकते हो। ट्यूटोरियल मेथड बिल्कुल ट्यूशन की तरह ही हो गया, 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर पढ़ रहे होते हैं, आप इंडिविजुअली सब बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड जो है आपका, ये भी टीचर सेंटर्ड है। क्यों है टीचर सेंटर्ड, यहाँ पे तो बच्चे भी एक्टिव है, तो टीचर सेंटर्ड इसलिए है क्योंकि प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, ठीक है, किस लेवल के पूछे जाएंगे, कौन डिसाइड कर रहा है, ये टीचर डिसाइड कर रहा है, इसीलिए टीचर सेंटर्ड मेथड। किसने दिया है, सोक्रेट्स ने। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, सुकरात ने दिया है, ग्रीक फिलोसोफर थे, आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद को फॉलो करते थे। इनका तरीका ही ये था सिखाने का, ये सामने वाले से क्वेश्चन आंसर करते थे और क्वेश्चन आंसर करते करते ही उसको अपनी बात समझा दिया करते थे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया करते थे। ठीक है, तो इसका मानना क्या था कि जो ज्ञान है वो तो बच्चे की आत्मा में पहले ही विद्यमान है, बस हमें प्रश्नोत्तर करके उसको बाहर लेकर आना है। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग करके ये टॉपिक को समझा देते थे। यहाँ पर दोनों सीख रहे हैं, टीचर भी स्टूडेंट। डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड एक डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है। ठीक है, ये ध्यान में रखते जाएंगे कौन सा मेथड जो है जिसमें बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं, टीचर ज्यादा सेंटर में है। ठीक है, किसमें दो अलग अलग मेथड्स में भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट दोनों में एक्टिव है, लेकिन फिर ज्यादा सेंसेस किसमें एक्टिव है, इसके ऊपर बेस करके भी आप देख सकते हैं कौन सी ज्यादा बेटर विधि है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होगा जिस विधि में, वो विधि अच्छी होगी। इसके अलावा अगर दो ऐसे मेथड्स आपको दिए हैं जहां पर स्टूडेंट दोनों जगह एक्टिव है, तो आप ये देखेंगे कि स्टूडेंट के ज्यादा सेंसेस कहाँ पे एक्टिव है, वो ज्यादा बेटर विधि होगी। ठीक है, चर्चा विधि कैसी है, लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति, यहाँ पर शिक्षक और बच्चे दोनों ही सक्रिय हैं। कोई टॉपिक है उसके ऊपर क्या हो रही है, क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है, ओपन एंडेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ओपन एंडेड प्रश्न मतलब जिसमें कई तरह के आपके उत्तर हो सकते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड जिसका सिर्फ एक ही उत्तर होता है, ठीक है, उससे ज्यादा उत्तर नहीं हो सकते। और ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप अलग अलग तरह के विचार जो हैं बच्चों को मतलब यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, बच्चों में सहनशीलता का विकास होता है, क्योंकि जब आप डिस्कशन करोगे तो आपको सामने वाले का पॉइंट भी तो सुनना होगा, तभी तो आप उसके ऊपर कोई लॉजिकल रिप्लाई दे सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर सहनशीलता, दूसरे की बात को सुनना, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, इसका भी विकास होता है। बच्चे को दूसरे के दृष्टिकोण को सुनना सीखते हैं और तार्किक और तर्क देने की क्षमता जो है यहाँ विकसित होती है। ह्यूरिस्टिक विधि चाइल्ड सेंटर मेथड है, अगेन H.E. आर्मस्ट्रांग ने दिया है। ध्यान रखेंगे अगर किसी टीचिंग मेथड के बारे में आपको उसके जो जिसने दिया है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये सब याद होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड जैसे हैं
जिसको किसने दिया है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चाइल्ड लर्न्स बाय हिज ओन डिस्कवरी। यहाँ पर क्या होता है, टीचर जो है बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम रखती है, वो प्रॉब्लम इमेजिनरी भी हो सकती है। उसके बाद टीचर ये भी बताती है कि आपको किस किस तरीके से यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, हिंट दे देती है, बच्चे फिर खुद काम करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निर्माण करोगे कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उस डेटा का एनालिसिस करोगे और फाइनली कंक्लूड करोगे यानी कंक्लूजन निकालोगे, निष्कर्ष निकालोगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। इंडिविजुअली भी काम किया जा सकता है, इसको ग्रुप में भी करवाया जा सकता है। समूह में आपने क्या कर दी, प्रॉब्लम्स दे दी। पॉलन एंड डंकन ने इसी मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा है। ये ह्यूरिस्टिक विधि हिंदी में भी दिया है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड अगेन चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। किसने दी है, किलपैट्रिक ने दी है, ठीक है, किलपैट्रिक ने दी है। कौन सी फिलॉसफी को ये फॉलो करते थे, प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते थे, प्रयोजनवाद को फॉलो ये करते थे। प्रयोजनवाद क्या कहता है, जो मेरे लिए उपयोगी है वही सत्य है, ठीक है। प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच है। ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट शुड बी फॉर चाइल्ड एंड सोसाइटीज बेनिफिट, तो उपयोगी होना चाहिए बच्चे के लिए भी, और जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा रहा है वो सोसाइटी के लिए भी क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। यहाँ पर देखो ना, स्टेप्स वही चलेंगे जो ह्यूरिस्टिक मेथड में चल रहे थे, बस यहाँ पर प्रॉब्लम इमेजिनरी नहीं हो सकती, वो रियलिस्टिक वर्ड से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे बच्चों को मिल जाती है। डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड जहां पर बच्चा खोज करके सीख रहा है। आपने पुरानी हिस्टोरिकल किसी इवेंट की बात की और आपने कहा इसके बारे में जानकारी ढूंढ के लाओ, तो बच्चा क्या करेगा, डिस्कवर करेगा। बाल केंद्रित विधि है क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद से एक्टिव होकर फाइंड आउट कर रहा है। रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन यहाँ पर आपका किसके द्वारा दिया गया है, जेएल मोरेनो के द्वारा दिया गया है। अगर आपके पास इंग्लिश या हिंदी में कोई ड्रामा है, बजाय उसको सीधे सीधे पढ़ाने के आप बच्चों से इनैक्ट करवा लें, बच्चों को अलग अलग रोल्स असाइन कर दें और कहें कि कल हम इस ड्रामा को क्लासरूम में परफॉर्म करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी विधि हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं, बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, कब उसका डायलॉग आना है उसे पता होना चाहिए, तो अटेंटिव हो रहा है। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस ड्रामा को वो भी बहुत ज्यादा उनके सेंसेस एक्टिव होते हैं, वो ध्यानपूर्वक देख रहे होते हैं, तो अच्छी विधि है। सेंसेस एक्टिव होते हैं, कंसंट्रेशन एबिलिटी इंक्रीज होती है। सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, SSST कहते हैं इसे। ये एक शिक्षा में नवाचारी तकनीक है जिसके द्वारा जो है शिक्षा प्रशिक्षण में मदद मिलती है। ये भी SSST को भी हम रोल प्ले कहते हैं, ठीक है, अच्छी टेक्निक है ये भी। नेक्स्ट है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। किसने दिया है, एलेक्स पैकने ऑसबर्न ने दिया है। बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, एक ग्रुप में लिया जाता है लोगों को, ठीक है। एक ग्रुप मान लिया हमने, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए, इनके बीच में हमने कोई प्रॉब्लम रखी, ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम रखी और हमने कहा कि इसके लिए आप पॉसिबल सॉल्यूशंस दीजिए, और सभी लोग जो हैं अपनी तरफ से इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देंगे और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली आइडिया क्या है कि जो ग्रुप है वो एक इंडिविजुअल से ज्यादा विचार दे सकता है, ठीक है। इंक्रीज इमेजिनेशन पावर एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि आप एक ही प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारे यहाँ पर सॉल्यूशंस निकाल रहे हो, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। ये आपका हिंदी में भी दिया है। प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड आपका देखिए, अगर पूछा जाए किसने ओरिजिनेट किया था तो हेनरी कैल्वॉय कुक ने किया था, और लेटर इसे फ्रेडरिक फ्रोबेल ने 1935 में पॉपुलराइज किया था, यानी इसे ज्यादा फेमस किया था। तो अक्सर क्या होता है, कुक की जगह आपको पास फ्रोबेल का ही नाम दिया होता है तो आप फ्रोबेल का नाम ले सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में वहां पर कुक का नाम दिया है तो आप कुक को टिक करेंगे, ठीक है। ये मेथड सुटेबल होता है छोटे बच्चों के लिए जहाँ खेल खेल में ही उन्हें चीजें सिखा दी जाती हैं, ठीक है। फ्रोबेल की एक और चीज दी थी, किंडरगार्टन, जिसका मतलब है बच्चों का बगीचा। इन स्कूल्स को सबसे पहले जर्मनी में खोला गया था। नेक्स्ट है आपका मॉन्टेसरी मेथड, मॉन्टेसरी मेथड जो कि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने दिया था। ये नेचुरलिस्ट फिलोसफी यानी प्रकृतिवाद पर जो है आधारित है, और यहाँ पर बच्चे जो हैं एक्टिविटी और प्लेइंग के थ्रू सीखते हैं, और जो कुछ उन्हें सीखना है प्रकृति उन्हें खुद ही सिखा देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डल्टन मेथड, डल्टन मेथड लेबोरेटरी मेथड भी कहा जाता है इसको, जो कि एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। डल्टन मेथड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्कूल जो है सबसे पहले यूएसए के एक शहर डल्टन में खोले गए थे। कौन है इसके ओरिजिनेटर,
हेलन पाखोस्ट हैं, जो कि जॉन डीवी और मारिया मोंटेसरी से काफी ज्यादा प्रभावित थी। ठीक है, करिकुलम को यहाँ पूरे साल में अलग अलग असाइनमेंट्स पे, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और बच्चे को ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो अपने पेस पे आगे बढ़े। ठीक है, मान लो उसे एक हफ्ते का असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया तो वो दूसरे पे बढ़े, अगर उसने एक हफ्ते का नहीं किया, मान लो उसे एक हफ्ते से ज्यादा समय लगा तो उसे करने दिया जाएगा, आगे सीधे नहीं उसे बढ़ाया जाएगा, अपने पेस पे सीखना है बच्चे को। ठीक है, फ्लेक्सिबल मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। क्लासरूम्स यहाँ पर लैब्स की तरह लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर चेयर टेबल नहीं है, वहां पर ऐसा लग रहा है कुछ आपके लिए टूल्स वगैरह रखे होते हैं आपके लिए, आप वहां पर एक्टिविटीज कर सकते हो, तो इसीलिए इसे लेबोरेटरी मेथड कहा जाता है। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड आपका किसके द्वारा दिया गया है? एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है और फर्दर इसे आगे बढ़ाया था बेकन ने। इसका मतलब क्या है, आप कहां से कहां की तरफ बढ़े हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे। इंडक्टिव मेथड कैसे कैसे बढ़ता है? नोन टू अननोन बढ़ता है, स्पेसिफिक टू जनरल बढ़ता है। बेसिकली आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो। ठीक है, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी इंडक्टिव मेथड के बारे में, कि आप पहले उदाहरण दोगे उसके बाद आप एक सामान्य नियम बताओगे। आगमनात्मक विधि कहते हैं इसको हिंदी में। अगर इसी का आप दूसरा देखें तो है आपका डिडक्टिव मेथड, जिसे हम निगमनात्मक विधि कहते हैं, और इसमें दोनों चीजें उल्टी होती हैं। यहाँ पर हम जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे और रूल टू एग्जाम्पल जाएंगे। पहले आप सामान्य नियम बता दीजिए, उसके बाद आप उदाहरण पर जाइए। पहले आपने फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद आप सम्स करा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड, विश्लेषण और संश्लेषण। देखो इतना ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बस खाली ये मैंने आपको कल भी बताया था। एनालिसिस मतलब क्या है, आपके पास अगर कोई चीज है जिसको आप फर्दर उसके एलिमेंट्स में तोड़ सकते हो तो ये एनालिसिस होता है, और अगर आपने अलग अलग तत्वों को आपने जोड़कर किसी नई चीज का निर्माण कर दिया तो ये सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है, आप उसके अलग अलग एलिमेंट्स को पहले तोड़कर फिर इसके बाद उन पर काम करके फिर एक सोल्यूशन तक पहुंच रहे हो, दैट इज योर एनालिसिस। ठीक है, सिंथेसिस मेथड क्या है आपका, यानी कि आप सेपरेट एलिमेंट्स, आपके पास कॉम्बिनेशंस थे, आपने मतलब आपके पास सेपरेट एलिमेंट्स है, आपने उनको सबको जोड़कर किसी मशीन का निर्माण कर दिया, या आपने कोई चीज नई यहाँ पर बना दी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंथेसिस। ड्रिल मेथड, ड्रिल मेथड का मतलब क्या होता है? ड्रिल मतलब क्या होता है, आप बार बार रिपीटिशन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज की। बेसिकली छोटी क्लास में बहुत शुरू होता है, बहुत ज्यादा आपका चलाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा ना, ABCD उनको लगातार बुलवाई जाती है, टेबल्स उनसे बार बार करवाए जाते हैं। तो ये क्या है, ड्रिल मेथड से क्या होता है, बच्चे की मेमोरी में ये चीजें बैठ जाती हैं, और ये ज्यादातर छोटी कक्षाओं में ही इस्तेमाल किया जाता है लैंग्वेज वगैरह सीखने के लिए। फिर देखिए आती है आपकी टीचिंग टेक्निक्स। हमने बात की टीचिंग मेथड्स की। अगर फर्क समझना चाहते हो तो टीचिंग मेथड कहीं ना कहीं एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, और फाइनली क्लासरूम में जाकर प्रैक्टिकली हम क्या करने वाले हैं, वो होगी आपकी टीचिंग टेक्निक। तो जो जो हमने मेथड्स पढ़े ना, वही आपकी टीचिंग टेक्निक्स में भी आते हैं। आप नरेशन करोगे यानी वर्णन करोगे किसी चीज का, जब आप लेक्चर मेथड करते हो या किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप ये चीज यूज करते हो। डिस्क्रिप्शन, आप किसी चीज का विवरण दे रहे हो। एक्सप्लेनेशन टेक्निक, समझा रहे हो, स्पष्टीकरण कर रहे हो। एक्सपोजिशन टेक्निक, आप क्या कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो। स्टोरी टेलिंग, यानी आप कहानी कह रहे हो। सुपरवाइज टेक्निक, पर्यवेक्षित अध्ययन तकनीक क्या होती है, जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको चेक कर रहे हो, आप उस पर ध्यान रख रहे हो, तो सुपरवाइज, आपकी निगरानी में ये सब हो रहा है। इलिस्ट्रेशन टेक्निक, ठीक है, चित्रण तकनीक, क्वेश्चनिंग टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ड्रिल टेक्निक, ये सारी आपकी क्या है, टेक्निक्स है। अब देखेंगे हम शिक्षण के नवाचार, यानी इनोवेशंस, इनोवेशंस इन टीचिंग। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इनोवेशंस इन टीचिंग में हमें पढ़ना है सबसे पहले माइक्रो टीचिंग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। फिर हम देखेंगे SSST, ठीक है, यानी सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग। उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन PI, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन। और हाँ, इसके बाद हम देखेंगे टीम टीचिंग, ठीक है, टीम टीचिंग यानी टोली शिक्षण या दल शिक्षण। ये आपकी कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स है जो आप टीचिंग में इस्तेमाल होने लगी है, जिससे कि हम शिक्षण को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण में बेसिकली ये ज्यादा इस्तेमाल आपकी होती है, टीचर्स को प्रशिक्षित करने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधारणा है वो कहाँ से आई है, वो आपकी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से आई है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भी किन्होंने इस पे काम किया था, एलन रियान बाइट और केवी। ठीक है, 1959 में इन्होंने इसे टेक्निक को विकसित किया।
फीडबैक प्रदान करने वाली, ठीक है, अधिक विश्लेषणात्मक पद्धति और पूरी तरीके से नया दृष्टिकोण है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे ना, ये एक तरह का मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस है। मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस क्या होता है? माइक्रो टीचिंग आप सब लोगों ने अपने बीएड के दौरान की होगी। आप क्या करते हो, वहां पर छोटे छोटे अंतराल के आप छोटे छोटे 5-5 मिनट के लेसन प्लान बनाते हो, पढ़ाते हो, और इसके बाद आप ही के जो साथीगण होते हैं, वो जो स्टूडेंट बने होते हैं उस समय, वो आपको फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक के आधार पर आप अपने लेसन प्लान को फिर से रिडिजाइन करते हो और फिर से टीचिंग करते हो। और ये तब तक होता है जब तक आप एक पर्टिकुलर टीचिंग स्किल को प्राप्त नहीं कर लेते, यानी कि आपके टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बार बार आपको फीडबैक मिलता है, जिसके बेसिस पे आप इंप्रूवमेंट लेकर आते हो। तो फीडबैक डिवाइस, मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस का मतलब ये है कि आप अपनी टीचिंग को किसके बेसिस पे इंप्रूव कर रहे हो? पृष्ठ पोषण के बेसिस पर, ठीक है। तो ये एक एनालिटिकल मेथड है और ये क्या है? कंसीडर एज अ मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ टीचर। शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ये एक फीडबैक डिवाइस का काम करता है, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर, ठीक है। कई बार पूछा जाता है स्केल डाउन टीचिंग किसे कहते हैं? तो स्केल डाउन टीचिंग माइक्रो टीचिंग कहते हैं। स्केल डाउन का मतलब क्या है? इसमें हर चीज का स्केल डाउन कर रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 40-50 नहीं है, सिर्फ 5 से 10 है। टाइमिंग जो है आपकी 40 मिनट का पीरियड नहीं है, सिर्फ 5 से 10 है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ानी है, आपको सिर्फ एक कौशल के ऊपर काम करना है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये स्केल डाउन इन्होंने कर रखा है। बेसिकली आपको रियल क्लासरूम में खड़ा करने से पहले, जहां पर बहुत सारी जटिल चीजें आपके सामने आ सकती हैं, आपको 5-5 मिनट के लिए छोटी सी प्रैक्टिस करवाई जाती है। यही आपका माइक्रो टीचिंग है, ठीक है। इस माइक्रो टीचिंग के 3 फेजेस हैं। पहला है आपका नॉलेज एक्विजिशन फेज, ठीक है, ज्ञान अधिग्रहण चरण। दूसरा है आपका कौशल अधिग्रहण चरण और तीसरा है आपका स्थानांतरण चरण। यहाँ पे लिखा नहीं है, ज्ञान, ठीक है, अधिग्रहण चरण, ठीक हो गया, ठीक है। अब ये जो 3 फेजेस हैं इसको चेक करते हैं। नॉलेज एक्विजिशन फेज, जिसे हम क्या कहते हैं? प्री एक्टिव फेज भी कहते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हो? यहाँ पर आपने कोई भी स्किल जो है उसे ऑब्जर्व किया कि मुझे अब क्या करना है। देखो, जो माइक्रो टीचिंग है यूज किसके लिए की जाती है? टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे टीचिंग स्किल्स। स्किल्स क्या क्या होते हैं? जैसे कोई आपने लेक्चर इंट्रोड्यूस, आप कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसका एक स्किल है। यहाँ पर आपको लेक्चर देना है, उसका एक स्किल है। आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन का एक स्किल है। क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो क्वेश्चनिंग का भी एक स्किल है। तो ये सारे क्या है? स्किल्स हैं। और इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही आपकी माइक्रो टीचिंग यूज की जाती है। अगर पूछ लेके माइक्रो टीचिंग इज यूज फॉर, तो इट इज यूज फॉर डेवलपिंग द टीचिंग स्किल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर नॉलेज एक्विजिशन फेज, जो कि आपका प्री एक्टिव फेज है, ठीक है। अभी आप इस प्री एक्टिव फेज में देखोगे, आप सबसे पहले क्या कर रहे हो? स्किल को ऑब्जर्व कर रहे हो कि किस स्किल को आपको मास्टर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने एनालिसिस किया, डिस्कशन किया कि अच्छा आपने देख लिया। अब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दिखाते हैं कभी कभी, या फिर कभी कभी जो आपके टीचर हैं, जो आपको बीएड वगैरह के दौरान पढ़ा रहे होंगे, वो करके बताते थे कि आपको करना क्या है, कौन से स्किल को परफॉर्म करना है। ये आपका नॉलेज एक्विजिशन, मतलब आप उस स्किल का ज्ञान पहले ले रहे हो, ज्ञान अधिग्रहण चरण। दूसरा है आपका कौशल अधिग्रहण चरण। अब इस स्किल को मास्टर करना है आपको, इसे हम स्किल एक्विजिशन फेज या इंटरैक्टिव फेज कहते हैं। अभी हम एक पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल, वो आपकी इसी फेज में होती है, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है कौन से फेज में होती है? स्किल एक्विजिशन फेज में होती है, ठीक है। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। यहाँ पर क्या करोगे? माइक्रो लेसन प्लान तैयार किया, प्रैक्टिस की और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें। यहाँ पे पूरा आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल होता है, उसको हम अभी देखेंगे। फिर देखिए आपका है स्थानांतरण चरण, ट्रांसफर फेज, ठीक है। आपने यहाँ पर स्किल को एक्वायर कर लिया, आप सब सीख गए, आपने जितने भी स्किल्स यहाँ पर सीखे, अब आप उसे रियल क्लासरूम में क्या करोगे? परफॉर्म करोगे, रियल क्लासरूम में ट्रांसफर करोगे। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर फेज या पोस्ट एक्टिव फेज, यानी ट्रांसफर ऑफ स्किल टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन, ठीक है। ये आपके फेजेस जो माइक्रो टीचिंग के किसके अकॉर्डिंग है? क्लिफ्ट एंड अदर्स के अकॉर्डिंग है। ये देखेंगे टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 5 से 10 मिनट भी है, कई जगह आपको ऑथेंटिक एग्जाम में 6 से 12 मिनट लिखा मिल जाएगा। तो आप टीचिंग करते हो, सबसे पहले देखो यहीं पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपने क्या किया? अपना माइक्रो लेसन प्लान तैयार किया, प्लान किया, फिर आपने टीच किया, फिर आपको मिला फीडबैक, फिर आपने फीडबैक के आधार पर रीप्लान किया,
रीप्लान करके आपने रीटीच किया और फिर आपको री फीडबैक मिला। अगर यहाँ पे आपका स्किल एक्वायर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर से ये वाले साइकिल में आते जाओ। दिस इज योर माइक्रो टीचिंग साइकिल। अच्छा होता क्या है, मान लो आपके 50 लोगों की क्लास है, तो माइक्रो टीचिंग के दौरान आपकी क्लास को डिवाइड कर दिया जाता है 5 से 10 के ग्रुप्स में, और हर ग्रुप को अलग अलग टीचिंग स्किल्स अलग अलग जगह परफॉर्म करनी होती हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। उनके पास एक पूरा फाइल भी होती है जिसमें पूरी चेकलिस्ट बनी होती है कि आपने उस स्किल को कितना कितना आपने उसे एक्वायर कर लिया है, उसके हिसाब से बनी हुई होती है, ठीक है। अब आपको क्या आएगा उसमें, 5 से 10, मान लो 10 स्टूडेंट का एक बैच बना हुआ है और हर एक की बारी आती है यहाँ पे। मान लो एक जो है वो यहाँ पर क्या है, टीचिंग करेगा, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्वर। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट बन के बैठेंगे, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट है आपके साथीगण, आपके जो साथी हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट बनकर बैठते हैं। तो ये भी एक किस्म का रोल प्ले ही है, ठीक है। यहाँ पर एक टीचर बना है, एक ऑब्जर्वर बना है, बाकी सब स्टूडेंट बने, और ये सब शफलिंग होती रहती है, आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब एक्सचेंज करते रहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्टूडेंट जो उस समय बने हुए हैं, आपके साथी शिक्षक, वही आपको फीडबैक देते हैं, जिसकी बेसिस पे आप फिर से अपने प्लान को रिडिजाइन करते हैं। माइक्रो टीचिंग इज यूज फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स, ठीक है। टीचिंग स्किल्स को यानी शिक्षक कौशलों को विकसित करने के लिए आपका माइक्रो टीचिंग यूज किया जाता है। एलन एंड रियान के अनुसार 14 टीचिंग स्किल्स हैं। इंडिया में बीके पस्सी ने 13 टीचिंग स्किल्स बताए हैं। एनसीईआरटी ने 19 टीचिंग स्किल्स दिए हैं। और माइक्रो टीचिंग इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग को लाने वाले डी तिवारी थे, जिन्होंने 1967 में गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में से स्टार्ट किया। टीचिंग स्किल्स, अब देखो टीचिंग स्किल्स क्या क्या है। सबसे पहले सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन मतलब जब आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, तो टॉपिक स्टार्ट करना है, प्रस्तावना देनी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पहले बच्चों से पूर्व ज्ञान का वो लेते हो, आप एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो बच्चे की नॉलेज कितनी है, उसके आधार पे आप उसे नए क्वेश्चंस पूछते हो, क्यूरियोसिटी जगाने की कोशिश करते हो, और फिर बताते हो कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले। ये सब चीजें आपको वहां पे सीखनी है, सेट इंडक्शन। फिर है सिमलेस वेरिएशन। जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाओगे तो आप सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर नहीं पढ़ाते हो, आप क्या करते हो, घूमते हो, बच्चों से कभी क्वेश्चनिंग करते हो, कभी एक जगह बैठते हो। तो उद्दीपन परिवर्तन, आप एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ा रहे, आप क्या कर रहे हो, परिवर्तन ला रहे हो। प्रॉबिंग क्वेश्चंस का मतलब है खोजपूर्ण प्रश्न बच्चों से पूछना। आप क्या कर रहे हो, बच्चों से इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो कि बच्चे के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बच्चे की आप नॉलेज को अवेयर कर रहे हो, ठीक है, आप उसकी एनालिटिकल पावर को जगा रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रीडायरेक्शन भी आता है। अगर आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चा उसका सही उत्तर नहीं दे रहा है, तो आप उसे हिंट दोगे, उसे रीडायरेक्ट करोगे सही क्वेश्चन की तरफ, सही आंसर की तरफ ले जाने की। तो रीडायरेक्शन का स्किल किसके अंदर आता है, प्रॉबिंग क्वेश्चंस वाले स्किल में ही आता है। इलस्ट्रेशन, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, दृष्टांत कौशल, कोई चार्ट दिखा रहे हो, कोई मॉडल दिखा रहे हो, ये सब क्या है आपका इलस्ट्रेशन कौशल। क्लोजर, जब आपको चैप्टर खत्म करना होता है तो उसे प्रॉपरली समराइज करके आप खत्म करते हो, वो क्लोजर देना भी जरूरी होता है। फिर है लेक्चर, स्पेशली आप व्याख्यान दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। अगर कोई टॉपिक है तो आप उसको कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, वो स्किल आप यहाँ पे सीखते हो। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पे कितने अच्छी तरीके से आप अपना कंटेंट जो है वो दिखा सकते हो, टीचिंग पॉइंट्स आपने जो लिखे हैं उसको कितना अच्छा आप रख सकते हो, ये ब्लैक बोर्ड वर्क भी देखा जाता है। एबी एड्स, अगर आप टीचिंग एड्स यूज कर रहे हो तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। स्किल्स ऑफ क्लास मैनेजमेंट, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आप उसको कितने अच्छे तरीके से वहां प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन कर पा रहे हैं। इंक्रीजिंग पीपल पार्टिसिपेशन, कोई एक्टिविटी आप करा रहे हो तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो रहे नहीं, या फिर आप ही बताने में लगे हुए, ठीक है, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना। रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, बच्चे कितने अटेंटिवली आपकी बात सुन रहे हैं, ये भी एक कौशल होता है। फिर है रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन के आंसर में आप क्या दे रहे हो, बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। किसी ने बहुत अच्छा कहा तो आप उसे अच्छा कह रहे हो, गुड कह रहे हो, ठीक है। किसी ने बहुत अच्छा उत्तर नहीं दिया तो कह रहे हो ओके कह रहे हो, या फिर आप किसी ने गलत उत्तर दिया तो कैसे उसे सही आंसर की तरफ ले जा रहे हो, ये सब रीइंफोर्समेंट स्किल है। स्किल ऑफ फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछना भी एक स्किल है। ये नहीं कि आगे के 4 बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए, पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, क्वेश्चन का लेवल कैसा होना चाहिए, ये भी एक स्किल है। स्किल ऑफ साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कब आपको साइलेंट रहना है, कब आपको नॉन वर्बल, यानी आप बोल के नहीं कह रहे हो लेकिन आप कभी कभी हाथ के इशारे से, आंखों के इशारे से, आप इस तरीके से भी तो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हो।
स्किल ऑफ गिविंग होम असाइनमेंट, होमवर्क देना प्रॉपरली, ये भी क्या है, एक स्किल है। एंड स्किल ऑफ प्लान रिवीजन, बच्चों को बार बार रिवाइज कराना, ये भी एक कौशल है। अब हम बात करेंगे SSST यानी अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आप माइक्रो टीचिंग का ही बड़ा रूप समझो। माइक्रो टीचिंग में आपको एक बार में एक एक स्किल पे काम करना था, यहाँ आपको पूरी 40 मिनट या 45 मिनट जितने का भी आपका एक लॉन्ग पीरियड होता है उसके पूरे लेसन प्लान को यहाँ पर पढ़ाना है। फर्क सिर्फ इतना है, अब की बार स्टूडेंट्स जो है आपकी पूरी भरी हुई क्लास होगी, 40-50 जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो होंगे। हालांकि आपके जो साथी गण हैं वही वहां पर बच्चे बनकर वहीं एज स्टूडेंट्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां हम रियल क्लासरूम में ही आपको खड़ा कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है संख्या वो है वो बढ़ जाएगी, आपका ड्यूरेशन जो आपका पढ़ाने का है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब माइक्रो टीचिंग की तरह यहाँ पे 5 मिनट की टीचिंग नहीं करनी, पूरे लेसन को यहाँ पर आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, एक शिक्षा प्रशिक्षण तकनीक है जिसे 1968 में डोनाल्ड और क्रुइकशैंक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो क्रुइकशैंक का नाम जो है सिमुलेटेड टीचिंग के लिए आता है। इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, इसे रोल प्ले, आर्टिफिशियल टीचिंग, पायलट ट्रेनिंग, लेबोरेटरी मेथड, क्लिनिकल मेथड, इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड नामों से जाना जाता है। अगेन ये एक तरह का मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस है, क्योंकि यहाँ लेसन पढ़ाने के बाद आप ही के जो साथी गण हैं, जो स्टूडेंट बन के बैठे हैं, वो आपको फीडबैक देंगे जिसके बेसिस पर आप अगले वाले लेसन प्लान में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग। नेक्स्ट पे आएंगे टीम टीचिंग, टोली शिक्षण। देखिए टोली शिक्षण या दल शिक्षण भी कहते हैं। टीम टीचिंग सबसे पहले आपकी 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई थी, लेकिन ब्रिटेन में इसे फिर से ज्यादा डेवलप और ज्यादा डेवलप किया था जोसेफ फ्रीमैन ने। ठीक है, तो फ्रीमैन ने किया था 1960 में। फेजेस चेज किए यहाँ पर, देखिए इन्होंने टीम टीचिंग यूज किया था इफेक्टिवली टीचिंग के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर इनके नाम आते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर टीम टीचिंग एक अरेंजमेंट है जहाँ 2 और 2 से अधिक शिक्षक जो होते हैं वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मान लो आपके एक क्लास के बहुत सारे सेक्शन है, ABC सेक्शन है, और सब में अलग अलग साइंस के टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगा कि हर एक की जो एक्सपर्टीज है वो अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, सारे बच्चों को एक साथ करके अब वो तीनों टीचर जो है यहाँ पर टीम टीचिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब टीम टीचिंग में क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर हर चीज सेट कर ली जाती है, कौन सा पार्ट कौन जो है बताएगा, कौन किस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है तो वो वाली चीज वो एक्सप्लेन करेगा, किस समय बच्चों को देखने का काम किसका होगा, ये सारी चीजें जो है पहले से डिसाइडेड होती है। तो टीम टीचिंग में लेकिन आपको बेसिकली क्या जाना है, 2 या 2 से अधिक शिक्षक जो है जब वो एक साथ मिलके अपने एक्सपर्टीज को यूज कर रहे होते हैं और बच्चों को लाभान्वित कर रहे होते हैं, तो ये टीम टीचिंग हो जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो देखो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग भी जिसे हम कहते हैं, ये आपका क्या है, स्किनर के द्वारा अगर कहा जाए तो इन्होंने कहा है कि PI शिक्षण की एक कला है और सीखने का विज्ञान। तो यहाँ पर शिक्षण की कला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में प्रोग्राम्स आपको डिजाइन करने पड़ते हैं, फ्रेम्स, स्लाइड्स वगैरह सब डिजाइन करनी पड़ती है, किसके अकॉर्डिंग, कि बच्चे को वो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये क्या है, सीखने के विज्ञान है, लेकिन शिक्षण की एक कला है। ठीक है, एक तरह का कौशल है प्रोग्राम को डिजाइन करना। फिर देखिए आपका क्रमादेशित शिक्षण में शिक्षार्थियों के समक्ष उपयुक्त रूप से शिक्षा सामग्री या विषय वस्तु की प्रस्तुति को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो जो कंटेंट आपको पढ़ाना है वो मान लो एक फिजिकली टीचर ना पढ़ाकर आपके सामने क्या है, या तो किसी बुक के फॉर्म में आ रहा है, या फिर आपके सामने लैपटॉप या कंप्यूटर पर जो है वहां पर अलग अलग कंटेंट के फ्रेम्स आ रहे हैं। बेसिकली पहला फ्रेम आया आपके सामने जहां पर बच्चे के लिए टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट लिखा है और उससे रिलेटेड एक MCQ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जिसके 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, पहले इस कंटेंट को पढ़ेगा और उसके अनुसार जो है इस MCQ को सॉल्व करेगा। अगर बच्चा इस MCQ को सॉल्व कर लेता है सही, उसे तुरंत फीडबैक मिलेगा और बच्चा फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर अगर बच्चा गलत आंसर करता है तो या तो उसे फ्रेम को रिपीट करने के लिए कहा जाता है या किसी ऐसे फ्रेम में भेजा जाता है जहां पर उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया हो ताकि बच्चा यहाँ पे और अच्छे से सीख सके। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर एक तो देखिए बच्चा अपनी स्पीड से बढ़ेगा, आप किसी को ये नहीं कह रहे हो कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे तो करेंगे नहीं लैपटॉप पे या स्पेक्सा का, एक बार एक ही होगा, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, बच्चा अपने हिसाब से कर रहा है। हो सकता है ये इस वाले कंप्यूटर पे A बैठा हो, इस पे B बैठा हो, ठीक है, इसके सामने भी यही चीज है, इसको पढ़ने में टाइम लग रहा है इस वाले कंटेंट को, लेकिन B ने किया और आगे बढ़ भी गया, ये तो तीसरे फ्रेम पे पहुंच गया है।
अपने पेस पे आगे बढ़ेगा, जिसकी लर्निंग कैपेसिटी जितनी है वो उस हिसाब से पढ़ाई करेगा। ठीक है, अब ये जो आपका डिजाइनिंग की गई है इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब देखो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या हो सकती है, तो है तो बहुत सारे, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछ लेता है ना वो मेनली इन दो के ऊपर ही पूछता है। पहला है रैखिक या बाह्य, जिसे हम लीनियर या एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग है, फिर लीनियर, ब्रांच, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे। तो एक्सट्रिंसिक लीनियर वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है, और शाखावर या ब्रांच इंट्रिंसिक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका थॉमस एफ गिलबर्ट द्वारा दी गई मैथमेटिक्स भी है, थॉमस एफ गिलबर्ट द्वारा दी गई रोलिक सिस्टम भी है, CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और शिक्षार्थी नियंत्रण यानी लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये वैसे आपके PI नहीं है, ये PI के एग्जाम्पल्स है, आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल्स आपके कौन से फॉलो होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स देखो यहाँ पर आपके जो फॉलो हो रहे हैं, पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदमों का सिद्धांत। कैसे, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, एक बार में एक फ्रेम बच्चे के सामने लाया जा रहा है जिसमें थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चा छोटे छोटे स्टेप्स से बच्चा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में आगे बढ़ रहा है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चा खुद से फिर यहाँ पे कंटेंट को पढ़ के आगे MCQs कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो बच्चे को इंटरेस्ट, हम इस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन करें कि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, और बच्चा जब एक्टिव रिस्पॉन्डिंग करता है और रिस्पॉन्स के बाद उसे इमीडिएट फीडबैक मिलता है, वो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड रहकर और ज्यादा एक्टिव रहकर वो आगे बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन, यहाँ पर फीडबैक इमीडिएट मिल रहा है, अगर बच्चे का आंसर राइट है तो उसके लिए कुछ अच्छा सा वहां पे कलर चेंज हो जाएगा, कुछ उसका अच्छा सा कमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ पेसिंग, जैसा मैंने कहा ना, बच्चा अपने स्पीड पे आगे बढ़ सकता है। और प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, क्योंकि यहाँ MCQs वगैरह और क्वेश्चनिंग वहीं पे हो जा रही है, तो बच्चे के लिए टेस्ट भी वहीं हो जा रहा है। अब देखिए ये है लीनियर या एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग। लीनियर या एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग किसके द्वारा दी गई है, BF स्किनर के द्वारा दी गई। अच्छा, एक और चीज, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अगर आपसे पूछ ले कि किस आपकी थ्योरी पर बेस्ड है, तो ये ऑपरेंड कंडीशनिंग पर बेस्ड है। ऑपरेंड कंडीशनिंग आपकी क्या कहती थी, BF स्किनर द्वारा दी गई थी, जहां पर जो रिवॉर्ड मिलता है वो ही बच्चे के लिए स्टिमुलस का कार्य करता है, जिससे कि बच्चा आगे बढ़ता रहता है। तो इसमें भी यही है, जब एक फ्रेम से बच्चे को आंसर सही मिला, उसको वहां पर मोटिवेशन मिला, बच्चा सीधे उसके लिए स्टिमुलस के लिए काम कर, स्टिमुलस की तरह काम करेगा और बच्चा सेकंड वाले फ्रेम पे बढ़ जाएगा। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की आपकी थ्योरी थी। तो स्किनर ने इसी के ऊपर बेस करके आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया है। लीनियर या एक्सटेंसिव स्किनर द्वारा दिया गया है। फ्रेम्स इसमें वन लाइन में होते हैं, आपने फर्स्ट फ्रेम कवर किया, आप सेकंड पे बढ़ गए, सेकंड के बाद थर्ड, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट दिया है आपने उसका बेस पे क्वेश्चन किया, अगर आपका गलत है तो आप इसी फ्रेम को रिपीट करोगे, और फिर इसके बाद जब तक आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपका आंसर सही नहीं है। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ोगे जब आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, फाइनली हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, टर्मिनल। आप टर्मिनल बिहेवियर क्या देखोगे, इतनी सारी चीजें सीखकर फाइनली बच्चे को इस चीज का ज्ञान हो जाएगा। तो ये क्या है, लीनियर। एक्सटेंसिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोल है वो एक्सटेंसिवली बाहर से प्रोग्रामर का है। ठीक है, आपने क्या किया, आप बाहर से कंट्रोल है ना, कि आप जब तक सही आंसर नहीं करोगे तब तक आप क्या है इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम ब्रांचिंग या इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये किसने दी है, ये नॉर्मन ए क्राउडर ने दी है, और इसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका मेन पाथ ही वाला था, आपने यहाँ पर फ्रेम पढ़ा, अब इसके आपके पास चार ऑप्शन थे ABCD। ठीक है, आपने ये यहाँ पर रॉन्ग कर दिया, मान लो अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो ये आपको एक फर्दर दूसरे वाले पाथ में या दूसरे फ्रेम में, इसमें नहीं, मेन पाथ चलता है अपना, लेकिन आपको दोबारा दूसरे फ्रेम में भेज देगा, यानी कि एक शाखा, एक ब्रांच है इसकी, जहां पर अगर आपका मान लो वन ऑप्शन सही नहीं था, ठीक है, आपका वन वाला यहाँ पे आपने गलत आंसर किया, तो अब उसने आपको और बताया कि अच्छा यहाँ पर से दूसरे वाले फ्रेम को देखो कि यहाँ पर वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यानी इसी वाले फ्रेम की जो इन्फॉर्मेशन थी उसी से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, अब सही आंसर करो। ठीक है, जब यहाँ पे सही आंसर होगा तब वो मेन पाथ पे वापस आएगा, अगर यहाँ पर गलत हो गया तो फिर तीसरे फ्रेम पे भेज देगा, किसी और शाखा में भेज देगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कंट्रोल है वो इंट्रिंसिक है, बच्चे का खुद से जो सॉल्व कर रहा है उसका खुद से, जब तक वो सही आंसर नहीं कर रहा तब तक वो समझने की ही कोशिश कर रहा है अलग अलग ब्रांचेस में जाकर, जब सही आंसर करेगा तब वापस ये उसको मेन वाले पाथ पे लेकर आएगा। तो कंट्रोल यहाँ पे कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक बच्चे के हाथ में। ठीक है, तो ये क्या है आपका ब्रांचिंग या इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया आपका जो इनोवेशन है, और साथ ही साथ हमने टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्किल्स भी आपके कवर कर लिए।
इसी के साथ आपका टीचिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो आपका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन करते ही आपका यूनिट 2 जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे आपके 3 लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपका यूनिट 2 जो है यहाँ पर कंप्लीटली कवर हो जाए। अगर आप लोग हमारे साथ साथ इस 15 डेज सीरीज में चल रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप हमारे इस सिलेबस को, लेक्चर स्क्रीनिंग का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसे टाइमली कवर करने में जरूर कामयाब होंगे। आपको हमारी अगर सीरीज अच्छी लग रही है ना तो एक बार इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपने जो फीडबैक है उसको लिख के जरूर बताइएगा कि आपको किस पे कोई कमी दिख रही है। अगर पसंद आ रही है तो एप्रिसिएशन भी आप दे सकते हैं। अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज लेना चाहते हैं, हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं, तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारे जो कोर्सेज हैं वो भी चल रहे हैं। डिटेल लेक्चर वाले कोर्सेज अगर आप ना लेना चाहें, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहें, तो एमसीक्यू बैच भी वहां पर अवेलेबल है। और बहुत ही जल्द आपके इस ऐप पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।